मैं थोड़ा-सा जो नेम्स होंगे वो शायद उस तरह से ना भी कंफर्टेबल हो पाऊँ कि मैं एग्ज़ैक्टली शेयर करूँ। लेकिन सिचुएशन का मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी खाला की फैमिली है। और वो हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके अंदर एक चीज़ ये है कि वो फैमिली इस वाले से मशहूर है कि वो काफ़ी रिलीजियस हैं। लाइक इस तरह नहीं कि वो स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी, लेकिन वो रिलीजियस प्रैक्टिसिंग जो है वो फैमिली है। मेरे अंकल, उनकी जितनी भी जो बेटियां और जो उनका बेटा है वो नमाज़ें वगैरह सब पढ़ते हैं। और उनके घर में माशाल्लाह फ़जर के जो टाइम ऐसा माहौल होता है कि जैसे नॉर्मली रमज़ान में होता है ना, सहरी के वक्त आप उठते हैं, तो ऐसा उनके घर माहौल होता है डेली फ़जर के टाइम। नमाज की इतनी मतलब कि वो पाबंदी करते हैं। तो ये उनका जो है वाक़या है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे दोस्त होते हैं अमेरिका में, उसामा भाई, तो वो आपको सुनते हैं डेली बेसिस पे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं आपके साथ ये वाक़या शेयर करूँ। अम, असल में आज से जो है तकरीबन 1 माह पहले अप्रॉक्सिमेटली मेरे जो कज़न है, सॉरी, मैं आपको उनकी फ़ैमिली का भी बता देता हूँ कि मेरे अंकल की जो है वो पहली शादी हुई मेरी खाला के साथ। और उनसे उनके जो है सबसे बड़ा एक बेटा, और उसके बाद उनकी 3 बेटियाँ हुईं। और फिर मेरी खाला को जो है वो डेथ हो गई। तो मेरी उससे जो छोटी खाला थी, उनसे फिर उनकी शादी हुई, और उनके बाद उनकी जो है वो 3 बेटियाँ हुईं। तो इस वक़्त माशाल्लाह उनकी 3 बेटियों की शादी हो चुकी है जो उनकी पहली वाइफ़ से थी। अभी उनका सबसे बड़ा बेटा और सबसे 3 जो छोटी बेटियाँ हैं, जिनमें से जो सबसे 2 छोटी हैं वो ट्विन्स हैं। वो अभी एक ही घर में रहते हैं, यानी कि 3 बेटियाँ, 1 बेटा। खाला और अंकल, ये एक ही घर में भी रह रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरा आज भी सीन कुछ इस तरह से है कि थोड़ा ही अभी टाइम हुआ है इसको, ढाई 3 हफ़्ते हुए हैं कि मैं अपने ऑफ़िस में था। और जैसे ही मैं घर आया तो मुझे मेरी खाला की तरफ से कॉल आती है कि आप जो है ना नाना अब्बू को हमारे घर छोड़ जाएँ। वो हमारे घर के सामने ही है, हमारा घर हमारी नानों के घर के बिल्कुल सामने है, और जो खाला का घर है वो बिल्कुल 2 मिनट की वेट पे है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अपने नाना अब्बू को घर छोड़ जाएँ। तो मैं उनको ड्रॉप करके गया। मैं अंदर जा रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उनको आके ना ले जाइएगा। अभी थोड़ा-सा ना थोड़ी देर बाद में आइएगा अगर हो सके तो। मैंने कहा चलें ठीक है। वो मुझे इतना स्ट्रेंज लगा, मैंने कहा शायद किसी मौज़ू पे डिस्कशन करनी है उन्होंने। और जैसे ही मैं घर पहुँचा तो थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा कॉल आई। उन्होंने कहा कि अपनी अम्मी के साथ आप जो है ना अभी फ़ौरन से हमारे घर आ जाएँ। तो मैं थोड़ा-सा डर गया, फ़िक्रमंद हो गया कि खैर वो इस तरह से बुलाया भी। तो हम जब वहाँ पे गए तो अब सब घर वाले वहाँ पे बैठे हैं, मेरे नाना-अब्बू भी हैं, अंकल, आंटी, उनकी बेटियाँ, और वो सब रो रहे हैं। तो हम बड़े परेशान हो गए, हमने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि यार कि हमारे घर में ना चोरी हो गई। तो हम ज़रा शॉक्ड हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंकल और जो घर है वो काफ़ी इस हवाले से ख़ानदान में उनको पता है, एक रेपुटेशन है कि वो नमाज़ी हैं और प्रैक्टिसिंग हैं। तो लोग उनके पास अपनी अमानतें भी रखवाते हैं, जो भी हमारे बाकी रिश्तेदार हैं या उनके दोस्त वगैरह हैं। तो अमानतें उनके पास जो है ना वो रखवाते हैं कि हम आपसे बाद में ले लेंगे, या इस तरह से कोई भी सिलसिला हो तो। अब उन्होंने कहा हमारे घर में चोरी हुई है, और अप्रॉक्सिमेटली 12 तोले जो सोना है ना वो चोरी हो गया घर से। तो हमें तो समझ नहीं आ रही। हाँ, वो चीज़ ने काफ़ी हिला दी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह से आपको पता चला? कैसे 12 तोले सोना पता कैसे चला कि चोरी हो गई? तो उन्होंने बताया कि उनके कमरा जो ऊपर वाला है, फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे पेटी है। तो उन्होंने कहा कि पेटी के अंदर हमने एक संदूकची रखी थी, जिसके अंदर हमारा टोटल ज़ेवर था। टोटल ज़ेवर कोई 20 तोले के अराउंड बनता है, जिसमें से ज़्यादातर अमानतें हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें से 20 तोले सोना था, उसमें से 12 तोले सोना जो है वो गायब है, और सोना वही गायब है जो कि प्योर है, इन सेंस कि उसके साथ कोई मोती या आर्टिफ़िशियल चीज़ नहीं लगी हुई। तो जो खालिस था वो गायब है, उसके अलावा जो बाकी 8 तोले है या जितना भी वो पड़ा हुआ है। तो ये सुनते पहली बात तो कोई सेंस नहीं बनी ऑब्वियसली। मैंने कहा कि अगर कोई लेके उसको जाएगा तो ये छोड़ेगा कि मतलब उसके साथ मोती हैं तो मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो अब क्योंकि जो उनके बड़े बेटे हैं, जो कि कज़न है मेरे, तो उन वो हैं कि सारी फैमिली से हट के हैं, वो मतलब नमाज़ वगैरह उस तरह से नहीं पढ़ते, और थोड़े-से वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस वगैरह करें। तो वो पैसे वगैरह भी घर से माँगते थे, तो घर वालों ने फ़ौरन से उँगली उनकी तरफ उठा दी कि क्योंकि बेटी भी उनके कमरे में है और वो पैसे माँग भी रहा है इतने अरसे से, तो उसने जो है ना ये काम किया। अब मैं उनके काफ़ी क्लोज़ हूँ, मेरे कज़न की तो हम बातचीत भी वगैरह कर रहे होते हैं अक्सर, जब जॉब से फ्री हो जाता हूँ मैं। तो वो ऊपर रूम में थे, तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या मसला है?
तो वो बिल्कुल चिल होके सो रहे हैं। अब एक बंदे के ऊपर ब्लेम है कि उसने घर में चोरी की है और वो सो रहा है। तो मैंने उसको उठाया, मैं कहा भाई ये क्या मसला है? तो उसने कहा यार समझ नहीं आई, मैं तो जॉब पे था, मुझे बुलाया कि भाई घर में चोरी होगी और बाद में मुझे कहा कि तुमने की है, तो मेरे से तो कोई पूछ भी नहीं रहा और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि इस पेटी के अंदर जो है संदूक जी है और उसके अंदर इतना सोना पड़ा हुआ है। और मैं यार बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, अगर मैं चुराऊंगा तो मैं एक छोटी चीज़ चुराऊंगा, नहीं तो मैं सारा ही चुराऊंगा। मैं मतलब इस पार्ट्स में थोड़ी इस तरह से करूँगा। तो मैंने, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार ये इस तरह से कर भी नहीं सकता, और पेटी इसके अंदर कमरे में है और उस घर की मतलब पोजीशन इस तरह से है कि ऊपर से वो कम्प्लीटली लॉक होता है, लाइक छत में पूरा एक डोर है जो कि बंद होता है ऑल द टाइम, ऊपर से नहीं आ सकता। नीचे से भी वो सोसाइटी में है, सोसाइटी से भी अगर कोई आता है तो वो पहले पूरे घर से होता हुआ ऊपर जाएगा और फिर ऊपर भी फ्रंट में एक कमरा है, देन आप घूम के जाते हो तो वो कमरा आता है जहाँ पे पेटी जो है वो पड़ी हुई है। तो ये काम तो घर में ही किसी का था, ये चीज़ तो इतनी क्लियर हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा देखो यार कि अभी किसी की बात का बुरा ना मानना, क्योंकि सब जो इशारे हैं वो एक ही बंदे की तरफ आ रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली अगर आप अपनी जगह पे रख के देखो तो वो शक तो करेंगे। तो मैं क्या, उन बातों को अभी सुन लो, अब बाकी देखते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। तो अंकल जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि घर में इस तरह से वो ज़िम्मेदार नहीं है और इसकी एक्टिविटीज़ भी मुझे पसंद नहीं है। तो अगर इसने ये काम किया तो मैं इसको डिसऑन कर दूँगा, मैं कह दूँगा कि हाँ ठीक है, मैंने इसको अपनी विरासत में से जो है वो हिस्सा दे दिया है, अब ये जो चाहता है वो करे। तो वो चीज़ काफ़ी एक शॉकिंग थी। अब ज़ाहिर है उनका तो नुकसान हुआ, और उसमें से जो 8 तोले था वो अमानत थी किसी की, और जो 4 तोले था वो उनकी अपनी एक बेटी का था। तो वो काफ़ी, अब वो भी क्या करते, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, उनको जो नज़र आ रहा था वो उन्होंने करना था। तो 1 दिन गुज़रा, उन्होंने कहा कि शायद ये कन्फेस कर ले कि इसने चुराया, नहीं हुआ। सेकंड जो डे था उसकी शाम आ गई, तो उन्हें उसने मुझे मैसेज किया कि इस तरह से फूफू आई हैं और अब उनके आगे ये बात कर रहे हैं कि इसको मैं घर से निकाल रहा हूँ, तो यार तुम फ़ौरन से आ जाओ। तो मैं गया अपने मामू को साथ लेके, और हम उनके घर जाने से पहले हमारे मोहल्ले में एक हाफ़िज़ साहब हैं, वो थोड़ा-सा इल्म-चिलम इस तरह का कुछ काम करते हैं, मैं कभी उनके पास नहीं गया। तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन मेरे ज़हन में है, मैं क्या उनके पास चलते हैं, शायद कोई अ, टेस्ट कर लेते हैं उनको, अगर उनको कोई चीज़ पता है। तो हमने उनसे जाके जब मामला बताया तो उन्होंने कहा कि चोरी तो घर के बंदे ने किया है। तो मैंने उन्हें कहा ये देखें, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर किसी राह चलते को भी सारा सिनेरियो समझाएँ तो वो भी कह देगा यार घर वाले ने की है। अब हम इससे ज़्यादा कुछ बता सकते हैं तो बताएँ, हमारी अगर हेल्प हो। तो उसने कहा कि लड़की ने की है। वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी-सी अलार्मिंग थी, अच्छा लड़की ने की है, हम तो लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो हम फ़ौरन से उनके घर भागे और देखा तो एक बैठक सी बैठी हुई थी, अंकल भी हैं, आंटी भी हैं, उनका बड़ा बेटा भी है, फूफो भी हैं और उनके फिर फूफा भी आए हुए थे। तो वो सारी डिस्कशन यही हो रही थी कि मैं इसको घर से निकाल देता हूँ, अगर ये चीज़ वापस नहीं करता तो। मेरी तरफ से मैं इसके कॉल-ओ-फ़ेल का आपके पास ज़िम्मेदार नहीं, मैं तो अखबार में भी प्रिंट दे दूँगा। तो मैंने अंकल को, अंकल हम थोड़ा-सा हिसाब लगवा रहे हैं, तो जल्दबाज़ी नहीं करते इन फैसलों में, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो अंकल गुस्से में जो है उठे, उन्होंने कहा कि मैं ईशा की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, तो वो चले गए। तो उसके बाद मैंने आंटी को बुलाया, मैंने कहा इस तरह से हम उनके पास गए हैं, तो आप जो इनके ऊपर वो मतलब कि बात कर रहे हैं कि इसने किया है, तो कोई तो आपके पास सॉलिड प्रूफ होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंकल गए थे 3 लोगों के पास, तो उसमें से 2 ने कहा कि घर के फ़र्द ने किए हैं। तो मैंने कहा उसने बंदा कहा था, बेटा कहा? उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि घर के फ़र्द ने किए हैं, और एक बंदे ने कहा था कि ये जिन ले गए। तो कहते जिन वाली बात का तो हमने मज़ाक ही बना दिया कि यार जिन सोना लेके जाएगा। तो कहते वो घर का फ़र्द का, तो फ़र्द के तौर पे जो सारे साइंस थे वो उसकी तरफ जा रहे थे, तो हमने कहा कि उसने चुराया। हमने कहा कि हम भी एक पूछ के आ रहे हैं उनसे, जो हाफ़िज़ साहब हैं उनको पता है। उन्होंने कहा कि घर के फ़र्द ने चुराया, और उन्होंने कहा कि वो लड़की है। अब आंटी जो थी वो थोड़ी शॉक्ड हो गई, तो हमने उन्हें सारा सिनेरियो बताया। तो हमने उन्हें कहा कि आप ना, अब एक उनकी बेटी है वो 22 साल की है, और जो 2 छोटी हैं वो 18 या 17 साल की ट्विन्स हैं। तो अब वो इतनी एज में वो मतलब इस तरह का काम करते, मतलब समझ नहीं आती। तो आंटी भी थोड़ी-सी इस हवाले से थोड़ी-सी उसी वक़्त ही सख्ते में चली गईं। तो मैंने कहा कि आंटी आप इनके ना मोबाइल जो है ना, एक के पास है या 2 के पास है, जितने भी आप वो मोबाइल अभी ज़ब्त कर लें, तो हम बाद में इसको देखते हैं। अंकल आएँ तो उनको कहिएगा कि अभी ज़रा तहम्मुल से काम लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे, आप इस्तिखारा वगैरह भी करें। ये कह के हम घर से निकले, और अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, मामू को कॉल आती है कि मामला ख़राब हो गया, फ़ौरन से इधर आओ। अब हम समझ रहे हैं कि शायद अंकल नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, वो अ, जो मेरा कज़न है, बेटे को घर से निकाल रहे होंगे। मैं कुछ इस तरह का सिनेरियो इमेजिन कर रहा था। अब मैं जैसे ही घर में पहुँचा हूँ, तो उनकी जो बेटी है, ट्विन से जो बड़ी है, उसने दरवाज़ा खोला और वो ज़ारो कतार रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहती है अंदर चलें, ज़ैनब की ना तबीयत ख़राब हो गई है, जो ट्विन्स में से एक लड़की है, बेटी जुट गई।
अब मैंने उसको देखा है तो घर वालों ने ना उसको पकड़ा हुआ है, मतलब कि उसके बाजू पकड़े हुए हैं दोनों साइड से, उसके अबू ने और उसकी अम्मी ने, और उसने सर नीचे फेंका हुआ। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ है? कहते कुछ नहीं, जब आप बता के गए हो कि सोना किसी लड़की ने उठाया, तो मम्मा ने हम तीनों को कमरे में बिठाया और मम्मा ने कहा कि हमने पता किया और वो कह रहे हैं कि लड़का, सॉरी, जो सोना है वो किसी लड़के ने नहीं, लड़की ने उठाया। तो अगर तुम में से किसी का काम है तो अभी बता दो, नहीं तो तुम्हारा भाई घर से निकल जाएगा और जिम्मेदार तुम होगी। और इस बात पे वो कहते हैं, ये कहने की देर थी तो उसने वो रोना शुरू हो गया और उसने कहा कि मैंने नहीं चुराना था, उसने मुझे कहा है मैंने नहीं चुराना था मम्मा। तो आंटी कहती कि किसने कहा तुझे, मतलब सोना तूने चुराया? कहती हाँ मैंने चुराया, लेकिन मैंने नहीं चुराना था। वो कह रही थी कि सोना चुरा, नहीं तो मैं तुझे ले जाऊँ। और कहते हैं कि इतनी बार हमने कहा तुझे किसने कहा है, सोना किधर है? कहते हैं हमने ये सवाल पूछा और फ़ौरन से इसके हाथ पाँव मुड़ गए हैं, ये नीचे गिरी है। हमने इसे उठाया, इसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया और ये तब से हमारे काबू में नहीं आ रही। अब मैंने आंटी को हटाया वहाँ से कि मैं उसको ज़रा पकड़ूँ, और मैंने उसके जिस्म पे हाथ लगाया, यकीन करें बर्फ़ की तरह उसका जो जिस्म था वो ठंडा था। परेशानी से कमरे में एक हादसा हो गया था, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा है। एक तरफ उसका भाई आ गया और मैंने पकड़ लिया। अब हम उसको हिला रहे हैं, ज़ैनब क्या हुआ? ज़ैनब बेटा ऊपर देखो ज़ैनब। अब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। सामने उसकी वालदा थी, एकदम से उसने सर उठाया और उनके कंधे की तरफ देखा, कंधे के पीछे जैसे वो देख रही है। और अब ये मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। मैं इन चीज़ों में यकीन तो करता हूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ने वाला हूँ, लेकिन मैंने जब भी किसी के, मतलब किसी सुना है ना ये ऐसे वाक़या कि उस पे कोई पोज़ेशन हो गई है या वो इस तरह से कोई मामलात हैं, तो हम वो आई गई बात करते हैं कि हाँ यार ठीक है, कुछ मामलात हो गए होंगे मेडिकली। लेकिन अब मैं ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो सर उठाती है। आप अपनी उँगलियों से जितना अपना चेहरा वाइडली स्माइल में ला सकते हैं, लाइक हँसना नहीं, लेकिन एक स्माइल आपके चेहरे पे आती है ना वाइडली जितनी भी, आप वो खुद ब खुद नहीं ला सकते। इस कदर वो स्माइल कर रही थी, आपको अपनी उँगलियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी उतना मुस्कुराने के लिए। वो मुस्कुराती है, कंधे के पीछे देखती है अपनी मम्मा की और कहती है कि सोने का पूछ रहे हैं ये, बता दूँ? हाँ, सोने का पूछ रहे हैं। तो उसके बाद वो ये सवाल करने के बाद सर नीचे फेंक देती है और फिर सर उठाती है और कहती है, वो कह रही है सोना चाहिए कि ज़ेनब चाहिए? ये अल्फ़ाज़ सुनने थे, यकीन करें सर, कि मेरे जिस्म पे जो कँपकँपी तारी हुई है। मैं कह रहा ज़ेनब कौन कह रही है तुम्हें? वो फिर सर नीचे गिरा देती है, फिर थोड़ी देर बाद के सर उठाती है और इस बार मेरे कंधे के पीछे देखती है और बोलती है हाँ, सोना माँग रहे हैं ये, सोना माँग रहे हैं ये, बता दो। तो फिर कहती है, वो कह रही है तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊँगी, सोना चाहिए? हमेशा के लिए ले जाऊँगी। और उसके बाद वो रोना शुरू हो गया और कहती है मम्मा वो मुझे हमेशा के लिए ले जाएगी, और फिर से सर उसने नीचे गिरा दिया। अब ये सारा प्रोसेस मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, ये क्या चल रहा है। मैं जो भी मुझे सूरतें याद थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी, और मामू वहाँ पे खड़े थे, वो भी ये सीन देख रहे थे। उन्होंने हाफ़िज़ साहब को फ़ोन कर दिया जिनके पास हम अभी आए थे। तो हमने उन्हें बताया, उन्होंने फ़ौरन से कॉल पे कहा इसको ज़रा पकड़ के रखना, मैं कुछ अभी पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, तो आपने मुझे रिएक्शन बताना। अब अल्लाहु आलम उन्होंने क्या पढ़ाई की है। अभी कॉल कट होने की देर है, मुश्किल से 15-20 सेकंड हुए होंगे। उन्होंने वो जो भी था वो अमल शुरू किया या नहीं किया, वल्लाहु आलम। इसका जिस्म दोबारा से अकड़ना शुरू हो गया। इसने अपनी टाँगें जो है ना बिल्कुल दरवाज़े की तरफ कर ली सीधी। अब मेरा वेट 110 केजी है। मैंने अपने दोनों पाँव इसके पाँव के ऊपर रखे हुए हैं। एक हाथ भी मैं उसका दबा रहा हूँ, उसके भाई ने भी पाँव रखे हुए हैं। हम उसके पाँव नीचे नहीं कर पा रहे। और वो लड़की तकरीबन 1.5 साल से जो है ना वो बीमार रह रही है। उसके कुछ कहता है स्टमक के इश्यू हैं, कुछ कहता है उसका इम्यून सिस्टम वीक है। होम्योपैथी, एलोपैथी हमने सब कुछ करवाया, लेकिन उसकी सेहत बहाल नहीं हो रही। वो बिल्कुल एक ढांचा है और हम 2 हट्टे-कट्टे जो जवान हैं वो मिलके उसके पाँव नीचे नहीं कर पा रहे एक पोज़ीशन से। और वो अकड़ती जा रही है, अकड़ती जा रही है। हम सब परेशान हैं, क्या हो रहा है इसको? इतने में फ़ोन आता दोबारा हाफ़िज़ साहब को। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? हमने कहा उसका जिस्म अकड़ गया। लेकिन जो कन्वर्सेशन थी ना वो होती हमें नज़र नहीं आ रही, जो वो बात कर रही थी किसी से। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। इतनी देर में मुझे होश दिला रहे हैं, कोई होश नहीं उसको आ रहा, सर उसने नीचे फेंका हुआ है। हाफ़िज़ साहब की कॉल आती है कि मैं बाहर आऊँगा, मुझे रिसीव करने आ जाओ। मैं बिल्कुल सुकून हालत में जा रहा हूँ, अभी भी प्रोसेस कर रहा हूँ कि यार शायद ये कोई मेडिकल इश्यू है। और बिल्कुल नॉर्मल मेरी पेस है। मैं जैसे ही उनके घर के बाहर आप जाएँ ना, तो गैराज जो कि ओपन एयर है, गैराज से पहले राइट साइड पे आपके वॉशरूम आता है। मैं जैसे ही वॉशरूम के बराबर पहुँचा हूँ, मुझे लेफ्ट साइड में धक्का नहीं था। आई डोंट नो, मुझे अगर धक्का हो तो राइट साइड में कोई चीज़ फ़ील होती है। मैं लेफ्ट साइड में इतनी ज़ोर से खींचा हूँ या गिरा हूँ मुझे नहीं समझ आई। मैं दरवाज़े में लगा हूँ और इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है कि घर में जो सारे थे वो परेशान हो गए, क्या हुआ इसको? तो मैं उठा हूँ, मैं बिल्कुल सकते में हूँ। मुझे पूछ रहे हैं क्या हुआ? मैं कहा मुझे खुद नहीं समझ आई, क्या हुआ मेरे साथ? मैं भागा हूँ गैराज से
मार्केट की तरफ मैंने गेट खोला है, हाफिज़ साहब आए, मैंने उन्हें बताया, मैं कहा मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे वॉशरूम के बिल्कुल बराबर में किसी चीज़ ने ऐसा है जैसे कोई खींच लिया लेफ़्ट साइड में, या मुझे नहीं पता धक्का है या क्या है। तो वो कहते हैं अब रेज़िस्टेंस किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जब हो रही हो ना, तो वो भी रेज़िस्ट करती है। कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, अब अंदर चलते हैं। मैं अंदर लेके गया हूँ, मैंने उन्हें वो दिखाई है, वो उधर ही थी, अब वो काबू में नहीं आ रही थी, उसको पकड़ के रखा हुआ था। तो हाफिज़ साहब ने जो भी अपनी पढ़ाई थी, सूरतें वगैरह, कुछ तो मैं पहचान रहा था जो सूरतें वो पढ़ रहे थे, कुछ मेरे नहीं आ रही थी माइंड में, जो वो पढ़ाई उन्होंने की है। बहरहाल उन्होंने की है, वो पूरे कमरे में उन्होंने वो फूँकें भी मारी हैं, वो बच्ची को भी मारी हैं। वो थोड़ी रिलैक्स हुई, उसके बाद उन्होंने पूछा, हाँ भाई, क्या कह रही है? कौन कह रही है बेटा? सोना आपने चुराया है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उस चीज़ के ऊपर। और उससे पूछे, हाँ बताओ, सोना किधर है बताओ, चलो बताओ, घर वालों को बताओ। अब वो कहती है ऊपर है, ऊपर है, इस तरह ही करी जा रही है। वो कहते हैं इसके साथ आप ऊपर जाएँ। हम ऊपर वाले कमरे में गए हैं, तो जो कमरा उनके बेटे का है जहाँ से सोना चोरी हुआ है, उसके ऑपोज़िट ही वो कमरा है जहाँ पे कपड़ों की अलमारी है और बाकी जो सामान वगैरह ना वो पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे वो हमें कमरे में ले गई। अब कमरे में उसे लेके गए हैं, तो हमने कमरे का एक-एक कोना छान मारा, अलमारी से कपड़े निकाले, अटैची केस को खोला, हमें कोई चीज़ नहीं मिली। हम उसे नीचे लेके आ गए, हमने कहा कारी साहब ऊपर तो कुछ नहीं है। तो कहते उन्होंने कहा कि सामान आपका इसी घर में अभी फ़िलहाल, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अब इसके ऊपर जो मामला था मैं वो देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा-सा वो ना पढ़ाई करनी पड़ेगी या जो भी उन्होंने कहा। अभी आपने ये करना है कि इस बच्ची को उस कमरे में ऊपर नहीं जाने दें। अभी आप इसको इधर ही रखें अपने पास, घर में कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिससे किसी को नुकसान पहुँच सकता है, अभी आप उसे छुपा दें, ठीक है? और कमरे को अंदर से लॉक करके सोना है और एहतियात करनी है और पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि रुकिया आप करें, जो कि 7 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ के जो है फूँक मारना, वो उन्होंने कहा कि आप करें। वो कह के चले गए। अब मैं इस सारी चीज़ को प्रोसेस करता हुआ घर जा रहा हूँ, मैं उस रात नहीं सोया। मैंने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की थी लाइफ़ में। नेक्स्ट डे मैं सुबह उनके घर जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हाल है उसका, तो वो कहते हैं कि तेरे सामने ही है। अब वो पड़ी हुई है ऐसे जैसे बेसुध है कोई, जैसे कोई डमी बिठाई हुई है। उससे पूछ रहे हैं, ज़ैनब बेटा क्या हाल है, ठीक हो? सोना सोना किधर है बेटा? अब ज़ाहिर है घर वाले डेस्परेट थे कि यार किसने सोना चुराया, ये कह रही है, हम उसको कह रहे थे। अब उसको भी थोड़ा हौसला हुआ कि यार देखो मैं कह रहा था मैंने नहीं चुराया। तो अब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही बात। तो मैंने आंटी से पूछा कि रात से ऐसे ही, उन्होंने कहा सुबह ये उठी है ना, तो हमने इससे पूछा है, तो इसने कहा है, हमने कहा कि आप कह रही थी सोना ऊपर है, तो किधर है? तो कह रही मैंने कब कहा था? कहते जब हम आपको ऊपर लेके गए हैं तो आप कह नहीं रही थी। कहती मैं तो नहीं ऊपर गई, उससे कुछ याद नहीं। कहते उसके बाद से फिर ये इसी पोजीशन में आ गई और अब से कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं हाफिज़ साहब के पास दोबारा गया, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये सारी पोजीशन है, अब आप बताएं कि सूरत हाल में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा देखें अभी तो ये जो बज़ाहिर नज़र आया ये तो कंफर्म पोजेसन ही है और ये कोई फीमेल है। मैंने कहा वो चीज़ तो मुझे ही पता था, जो वो कह रही है कि सोना चाहिए या ज़ैनब चाहिए कह रही है, तो ऑब्वियसली वो कोई फीमेल ही है। मैंने कहा ये कोई मेडिकल इशू तो नहीं है? कहते आपको लगता है मेडिकल इशू है? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहते वो पोजेसन है, उसके ऊपर किसी चीज़ ने अब छोड़ी गई है या नेचुरली आ गई है, वो चीज़ मैं भी नहीं कह सकता। बहरहाल आप अभी ये तावीज़ उसको बांध दो, ये मैं आपको एक हदीस लिख के दे रहा हूँ, अरबिक में थी वो, आप उसको जाके उस कमरे में लगा दो और ये पानी उसको पिलाना 3 दिन। मैंने कह दिया ठीक है, मैंने आंटी को जाके वो सारा सामान दिया। अब ये वो हो गया, अभी उन्होंने पर्ची नहीं लगाई, उन्होंने थोड़ी-सी वो डर रहे थे खुद इस मामला से, उन्होंने कहा कि हम सुबह लगाएँगे, शाम का वक़्त था। तो उन्होंने कहा अभी हम ना सुबह लगाएँगे, ये काम अब अभी नहीं करेंगे। चला गया, मैं भी अपने घर चला गया। अब सुबह इससे पहले कि वो चिट लगाते, वो उठ के कमरे में चली गई, सुबह-सुबह। आंटी बाहर गई हैं क्योंकि गैस हमारी चली जाती है, उन्होंने नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करना था सबके उठने से पहले, ताकि फिर गैस के बाद वो चली जाएगी तो मसला ना हो। वो कहते हैं मैंने रूम खोला, मैं बाहर गई हूँ, मुझे नहीं पता चला ये कब बाहर गई है। ऊपर गई है कमरे में और चीखने की आवाज़ आई है, सब बाहर आए हैं, तो कहते हैं हमने से ऐसे देखा गोया कि ये सीढ़ियों से उड़ती हुई नीचे आ रही है। और हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि इसको कोई बुरी चोट नहीं लगी, क्योंकि जिस तरह से ये आ रही थी ना, ये बहुत बुरी लगनी थी या बहुत बुरी कितनी थी। कह रहे हैं ये बेहोश रही है, होश में आई है। तो इसने कहा जी कि मुझे कुछ नहीं याद, जब मेरे हाथ वो ऊपर वाला दरवाज़ा खोल रहे थे तब मुझे होश आई है। उससे पहले मुझे नहीं पता मैं ऊपर कैसे गई हूँ या मैं चल के गई हूँ, मुझे कोई होश नहीं। मेरे हाथों ने दरवाज़ा खोला है, मैंने देखा है कि अलमारी कपड़ों वाली के आगे एक फ़िगर खड़ी हुई है, फीमेल। उसने फर्दर ना उसने डिस्क्राइब किया है ना हमने पूछा है। उसने कहा वो खड़ी थी और जैसे ही उसने देखा कि मैं यूँ, वो पलटी है और मैं डर के नीचे भागी। बस उसे इतना याद है। उसके बाद वो दोबारा उधर बैठ गई है। मैं फ़ौरन से कारी नुमान साहब के पास गया हूँ, मैंने उन्हें सारी पोजीशन बताई है। उन्होंने फ़ौरन से कहा कि ये चीज़ें बदल दें, मैं आपको कुछ तावीज़ बना के दे रहा हूँ, इनको आपने अपने घर में जलाना है। सूरह बकरा की तिलावत अब आपने डेली घर में करनी है, ठीक है?
और ये तावीज़ जो है ना, इनको आपने जलाना है मगरिब के बाद, और इशा के बाद जो भी चीज़ में आप जला रहे हैं, दिया या कोई भी, इशा के बाद आपने वो चीज़ को बुझा देना। अब ये एक्टिविटी मेरे लिए न्यू थी, मैंने तो कभी ये करते हुए नहीं देखा कोई भी तामिया तावीज़ कर रहा हो। उन्होंने कहा ये आपने करना है। ये चीज़ है ना, अब पहले तो वो अनकॉन्शियसनेस में उसके सामने थी, अब तो कॉन्शियसनेस में आ गई है, तो ये चीज़ थोड़ी-सी अलार्मिंग है। लेकिन आपकी सामान आपको मिल जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने पढ़ाई शुरू की, हमने भी सूरह बकरा की तिलावत घर में लगाई। अगले दिन क्या होता है कि आंटी का मुझे फ़ोन आता है कि ज़ेवर मिल गया। मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं जाता हूँ फ़ौरन से भागते हुए। तो मैंने कहा किस तरह मिला? कहते हैं इस खुद उठी है और कहती है ज़ेवर चाहिए, ऊपर है। तो हमने कहा बेटा हमें ज़ेवर नहीं चाहिए, आप सो जाओ। डरते हुए कि यार कि पता नहीं फिर ये ऊपर जाने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ऊपर है, सोना ऊपर है। आंटी कहती है मैं अंकल को लेके ऊपर गई हूँ, मैंने जाके दोबारा से जो है वो तलाशी लेनी, सॉरी, उन्होंने कहा कि एग्ज़ैक्टली बताओ किधर है? पहले भी तुमने कहा था कि ऊपर है। उन्होंने कहा टैची में। वही टैची केस जो एक बार मैंने और 2 बार घरवालों ने खुद जो है वो देख लिया हुआ। वो कहते हैं हमने टैची खोला, उसके अंदर से एक जो है वो सेट निकला है जो कि इनका अपना था, इनकी बड़ी बेटी का। अब पीछे रह गए 2 जो अमानत है किसी की। एक सेट मिल गया, वो बड़े होपफुल हो गए कि यार शुक्र है कि अभी हमें मिल गया, तो बाकी भी मिल जाएँगे इस तरह से। मैंने हाफ़िज़ साहब को बताया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह बाकी भी रिकवर हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि वो एक चीज़ जो थी ना, वो एक लालच थी कि यार कि इसको कहेंगे कि भाई दूसरे भी ला के दे इस तरह से कमरे में जा। और वो जो चीज़ है ना, मैंने जो देखी, वो घर वाले उस चीज़ में फँस गए। उनका एक सोना मिल गया, वो चीज़ वीक हो रही है। इसको हम कहते हैं कि यार बाकी भी, अब वो घर वाले उससे पूछ रहे थे, ये चीज़ हम पे बाद में अफ़शा हुई कि घर वाले उससे पूछ रहे थे कि भाई बाकी का किधर है, बाकी का किधर है? वो लड़की इस चीज़ से बहुत ना स्ट्रेस ले रही थी काफ़ी। उससे पूछ रहे थे। अब एक दिन उसने, अब घर वाले क्योंकि 2-3 दिन से जो है ना वो कपड़े चेंज ही नहीं किए थे, क्योंकि कपड़े की अलमारी ऊपर है और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अभी उस कमरे की तरफ जाए। अब वो लड़की को उन्होंने भेजा कि जाके ना ऊपर से कपड़े निकाल लाओ अपने। अब वो ट्विन्स हैं, तो उसकी जो दूसरी बहन है, वो देख रही है कि ये सीढ़ियों में जाती है, वापस आ जाती है, जाती है, वापस आ जाती है। इस वक़्त वो अपने क्वेश्चन्स में थी ऑब्वियसली। तो उसने कहा कि मम्मा इस तरह से ना ऊपर जा रही है, वापस आ रही है, तो इसको देखो। अब क्योंकि वो आंटी भी इस चीज़ से, मैं समझ सकता हूँ उनकी जो भी कंडीशन थी, स्ट्रेस ले रही थी या जो भी मामला थे। लेकिन इसमें केयरलेसनेस ये हुई कि उन्होंने उसको डाँटा कि उन्होंने कहा कि जल्दी कपड़े लेके नीचे आ। इस चीज़ को देखते हुए कि शायद ऊपर जाएगी तो बाकी का सोना भी मिल जाएगा या इस तरह से कोई चीज़, वल्लाहु आलम क्या था उनके ज़हन में। उन्होंने उसको ऊपर भेज दिया, वो चली गई, कुछ नहीं हुआ, कपड़े लेके वो आ गई। अब मैं हाफ़िज़ साहब के पास गया रात को, मैंने कहा हाफ़िज़ साहब एक तो मिल गया, बाकियों का क्या करना है? उन्होंने कहा मैं आपको ये दम करके दिए हैं बेरी के पत्ते, ये साबुन है और ये नमक है। बेरी के पत्ते आपने बॉयल करने हैं, जब बॉयल हो जाएँ तब उसके अंदर आपने ये नमक में से 1 चम्मच नमक का डाल के उसको ठंडा करके बाकी पानी में मिक्स करके इससे नहलाना है, उसी साबुन के साथ जो दम किया हुआ है। इंशाल्लाह इसके ऊपर से पोज़ेशन हट जाएगा। अब ये चीज़ मैं दे के गया हूँ, तो मैंने आंटी को कहा ये अभी करनी है, इसके बाद ये फिर पानी इसको 3 दिन मज़ीद पिलाना है, वो वाला जो पहले वाला पानी है उसको आप ज़ाया कर दें। तो वो कह रहे हैं ठीक है मैं ये कर दूँगी। मैंने कहा अभी करना है ये। तो वो कहते हैं ठीक है। मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ सुबह, 10:30 का टाइम होता है। मुझे फिर उसकी सिस्टर की कॉल आती है जो 24 ईयर की है। मैंने फ़ोन उठाया कैजुअली, मैंने कहा हाँ भाई, बाकी भी मिल गया लगता है। तो वो रो रही है, वो कहती है ज़ैनब नहीं मिल रही। मैंने कहा क्या कह रही? मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया। वो कह रही ज़ैनब नहीं मिल रही। उस्मान भाई हम परेशान हो गए, हर जगह देख रहे हैं नहीं मिल रही। मैं कहा क्या मतलब नहीं मिल रही? वो कह रहे हैं घर में नहीं है, हमने हर जगह देख लिया है, हम सड़कों पे चले गए हैं, हम दुकानों पे चले गए हैं, जहाँ-जहाँ हमें पॉसिबिलिटी थी वो चली गई है, हमें वो नहीं मिल रही। ऑफ़िस में लड़का था, मैंने उससे कहा यार बाकी टीम आती है तो उसको बता देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें। मैंने कहा मैं अभी ज़रा जा रहा हूँ, इमरजेंसी है। उसने कहा ठीक है। मैं ऑफ़िस से निकला हूँ, मैंने मामू को कॉल की, मैंने कहा मामू ये नई गेम लगी है यार, ये समझ नहीं आ रही। उसने कहा मैं हाफ़िज़ साहब को कॉल कर रहा हूँ, हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा अभी इस वक़्त। मैं निकल रहा हूँ और आते हुए भी रास्ते में जो-जो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं यार हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे गई है, हो सकता है यहाँ पे गई हो, हम वो देखते हुए जा रहे हैं। नहीं मिली। मैं घर पहुँचा हूँ, घर वाले परेशान, ज़ारों कतार रो रहे हैं। आंटी की तो हिम्मत जवाब दे चुका है। उनके तो अब था ही नहीं बस में कि वो खड़ी भी हो सके, वो रो रही है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो वो कहते हैं कि हमें किसी ने एक बुज़ुर्ग का बताया जो कि गढ़ी शो लाहौर में यहाँ पे रहते हैं, तो हम उनके पास गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना मामला ख़राब था, आप लोग कैजुअल लेके बैठे हैं, वो चीज़ें उसको ले गई, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? उन्होंने कहा वेट करो, या तो लड़की मिल जाएगी या उसकी खबर आ जाएगी। परेशानी की बात है। अब वो घर आके इस चीज़ पे बैठे हैं कि यार लड़की आ जाएगी या खबर आ जाएगी, तो अब वो थक गए हैं कि हम तो ढूँढ चुके हैं। अब उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये कोई सीन नहीं है, हम निकलते हैं बाहर, सीसीटीवी वगैरह ढूँढते हैं। अब वो सोसाइटी के अंदर आप लग चेक करें, 2 कैमरा जिसमें कैप्चर होना चाहिए था वो ख़राब है। एक कैमरा की फुटेज जो हमें बता सकती थी कि वो इस तरफ गई है,
अदरवाइज़ हम दूसरी तरफ देखते हैं, उसकी एक्सेस ही नहीं मिल रही। वो कह रहा है कि मैं प्राइवेसी रीज़न्स की वजह से आपको घर आके दे पाऊँगा, जो कि वो शाम को आएगा। वो भी अपनी जगह पे राइट है, ऐसे वो एक्सेस नहीं दे सकता, जो भी उनके मामलात हैं। तो अब हम उसे कह रहे हैं भाई हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमें चाहिए, नहीं मिल पा रहा। कोई भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था इस चीज़ के ऊपर, घर की फुटेज देने के ऊपर। अब अंकल ये बात ज़ाहिर है एक्सपोज़ नहीं करना चाह रहे थे कि हम अपनी बेटी को ढूँढ रहे हैं। बदनामी वाले मामलात होते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी थे और हम समझ भी सकते हैं वो मामला। तो हम हर किसी को ये कह रहे थे कि यार कि हमारा पेट गुमा है या हमारी बाइक गुमी है, उस चीज़ को लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। तो जब 3 बज गए हैं और हम हार चुके हैं, मैं कह रहा था कि एफआईआर करवा देनी चाहिए। मैंने अपने दोस्त से भी कंसर्न किया, मैंने कहा यार कि मुझे बता क्या गाइड करता है तू इस मामले में। वो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। तो उन्होंने कहा यार कि आई वुड सजेस्ट कि आखिरी हद तक आप एफआईआर ना करवाएं इन मामलात में। आप अपने रिसोर्सेज से पहले ट्राई करो और अगर आपकी कोई पहुँच वगैरह लगती है तो आप उसको कोशिश करो। क्योंकि आप वो करोगे तो ऑब्वियसली वो घर तो आएगी। और फिर अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हो तो मेरी तो एडवाइस यही है कि पहले आपको लिंक वगैरह इस्तेमाल कर लें अपने, अगर लगते हैं तो। तो मैं अंकल के पास आया, तो मैंने अंकल को कहा कि आपका कोई ऐसा तल्लक वाला हो आप देखें, क्योंकि बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई काम बनेगा। तो उनके 2 रिसोर्स निकले, एक एसपी ऑफिस का, एक आईजी ऑफिस का। दोनों को हमने एट अ टाइम बोला और इस सेम वक्त में कारी जो हमारे ऑफिस साहब थे उनसे भी हमारा राब्ता हो गया। उन्होंने हमें बुलाया तो उन्होंने कहा यार कि वो चीज़ें तो उसको ले गई हैं। तो मैंने कहा ऑफिस साहब अब इसका हल क्या है? उन्होंने भी यही कहा कि इंशाल्लाह मिल जाएगी, आप इस तावीज़ को ले जाओ और इसको जाके ना किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख दो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमने वैसे ही किया, अभी तावीज़ रखा ही है तो उसके बड़े भाई को कॉल आती है, आईआईजी ऑफिस वाले रिसोर्स, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये सेफ सिटी अथॉरिटी के जो हैं वो बंदे हैं। उन्होंने ट्रैक किया, जो आपने एक पिक्चर भेजी है या जो उसका आपने प्रोफाइल बताई है उसके मुताबिक उन्होंने ट्रेस कर दिया आपको। तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करो, अगर कोई मसला आता है तो दोबारा मुझे कॉल बैक करना। हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जो लड़की है वो शालीमार बाग में है इस वक्त। हमने एंटर होते उसको देखा, आप फ़ौरन से पहुँच जाए। हम बाइक पे निकले, बाइक भगाई है हमने और हम उसके साथ राब्ते में, अभी उधर ही है, वो कह रहा अभी उधर ही है, अभी उधर ही। हम पहुँचे हैं बाहर, हमने फिर उसको बोला अभी अंदर ही है, वो कह रहा जी अभी अंदर ही है, थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, अगर वो रेजिस्ट करती है तो हो सकता है कि मामलात ख़राब हों। तो मैंने मैंने उनसे यही कहा कि हमें अपने साथ ना कि उसकी सिस्टर को या आंटी को लाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो रेजिस्ट करती है तो मे बी सीन थोड़ा सा अजीब हो जाए। तो हम जैसे ही पार्क में पहुँचे, हमने टिकट कटाई, हम अंदर गए। तो अभी शालीमार बाग में हम एंटर ही हुए हैं, तो जो उसका पहला फ्लोर है वहीं पे हमने लेफ़्ट साइड में देखा तो वो खड़ी थी वहाँ। और अगर वो गई है खुद कि वो नहीं, मतलब कि घर में रहना चाहती, तो वो रेजिस्ट करती हैं, वो भागती, लेकिन वो ऐसे खड़ी थी कि हाँ, देख लिया उसने, तो बस वो एक पोल ही है जैसे। हम उसके पास गए, हमने उससे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे है ये? तो उसका बड़ा भाई उस पे थोड़ा गुस्सा हुआ। मैंने कहा अभी उसकी ये कंडीशन नहीं है, अभी ये घर जाके करते हैं जो भी, अभी आप ये सीन ना करो उसके साथ। तो मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं क्या, बाग में घूमना तो वो हमें बता देती, हम भी आ जाते, हम भी परेशान थे, अकेले ही आ गई यार तुम, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। बाइक पे बैठाया, हम उसे घर लेके आए हैं और घर में फिर वो हाफिज़ साहब आए, उन्होंने दम वगैरह किया उस पे फ़ोन। तो बहुत रोई है वो, इतना रोई है वो जिसका जैसे किसी बंदे से कोई बोझ नहीं उतर जाता, कोई किसी ने उसको छोड़ दिया कि हाँ भाई जा, अब तू ज़रा रिलैक्स हो जा। वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, उसको कह रहे हैं कि मुँह हाथ धो लो, बेटा पानी पी लो, खा लो, कुछ नहीं। अब इतने में मैंने उसके पाँव की तरफ देखा और उसके पाँव की हालत बहुत बुरी थी। मुझे पता लग गया कि ये यहाँ से पैदल गई है बिल्कुल शालीमार बाग की तरफ, जो कंडीशन, क्योंकि मेरे ज़हन में यही आ रहा था ये गई कैसे है, क्योंकि बुर्का पहन के जाते हैं, बुर्का भी नहीं पहना था उसने, कोई साथ सामान नहीं लेके गई थी, कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे ही घर से वो निकली हुई थी। तो ये सारा सीन हुआ। मैंने अब क्योंकि सब जितनों को भी हमने बताया, हमने ये बात बड़े लिमिटेड रिलेटिव की तरफ रखी है, मतलब मामू को पता है, मुझे पता है, हमारी फैमिली को, हमने बाहर ये बात नहीं बताई। बात जितनी आगे फैलती है तो लोग उसमें स्टोरी में मिक्सअप करते हैं, कोई भी यकीन नहीं करेगा। हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, हम उसको देखते हैं, हमारा उसके ऊपर उस तरह से यकीन है, बाकी ना करें और नहीं करेंगे ऑब्वियसली, हम किसी के साथ वो गिला भी नहीं करते हैं, कोई भी यकीन नहीं करेगा, मैं भी ना करता अगर मैं ये चीज़ विटनेस ना कर रहा था। तो हमने उसे घर में छोड़ के हमने कहा अभी सबके सामने ये थोड़ी सी हो रही है, हम जाते हैं ना, तो आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें और बाद में फिर हमें बताइएगा। हम घर से निकल गए और दोपहर को मैंने टेक्स्ट किया उसकी सिस्टर को, मैंने कहा कि क्या कुछ बताया उसने? वो कह रही है कि मैं जब सुबह उठी हूँ तो मुझे बड़ी घुटन हो रही थी कमरे में, तो मैंने देखा कि एसी ऑफ कर दिया है, तो मैं कमरे से निकली हूँ, बाहर बैठी हूँ, बाहर भी घुटन हो रही थी, तो मैं बाहर फिर सहन में चली गई गैराज में, और गैराज में जाके चारपाई पे बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि छत में से ना किसी ने मेरे ऊपर कोई भारी चीज़ फेंकी और उसकी बहुत आवाज़ हुई है, इतनी वज़नी चीज़ कि वो मेरे ऊपर गिरी है और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, उसकी बड़ी आवाज़ है। आपने आवाज़ नहीं सुनी किसी ने? घर वालों का कोई आवाज़ नहीं हुई।
क्या चीज़ गिरेगी तेरे ऊपर, गैराज में कुछ भी नहीं है। वो कह रही है मेरे ऊपर ऐसे कुछ चीज़ गिरी है, उसका बहुत शोर भी था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या करती रही हूँ, किधर गई हूँ। घर आके मैं बस इधर जब मुझे होश आई है तो सारे बैठे हैं और मैंने रोना शुरू कर दिया, दैट्स इट। उसके बीच का उसको कोई सीन याद नहीं है, वो कैसे घर से निकली है, कहाँ से गई है, क्या रूट पकड़ा उसने, शालामार बाग में एंटर कैसे हुई है, पैसे भी नहीं थे उसके पास। वो सारी चीज़ अब बड़ी ट्रिगर कर रही थी मुझे। और मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार कि वो गूसल दे दी है पत्तों से, ये वो फिर भी कोई काम नहीं बन रहा। तो वो कह रहे नहीं गूसल नहीं दिया ना अभी। तो मैं कहा क्या मतलब गूसल नहीं दिया। वो कह रहे रात को उसको नहलाने लगे हैं तो कह रही है कि मेरा सांस घुट रहा है, अभी ना मुझे नहलाओ, मैं सुबह नहलाती हूँ, सुबह नहा लूंगी मैं। और कह रहे हैं सुबह नहला, हमारे उठने से पहले वो निकल गई है यहाँ से, ये सीन हो गए। अभी वो दो साइड का कुछ पता नहीं है। ये अभी इसका लेटेस्ट पॉइंट है सारी स्टोरी का कि अभी वो भाग से आई है, उसको उसका कोई सीन याद नहीं है। और अभी ये कल की बात है कि वो बता रहे हैं कि वॉशरूम जाने लगे हैं, उनकी अम्मी उनके साथ थी। और उसी वॉशरूम के दरवाजे में जहाँ पे मुझे धक्का पड़ा या खींचा जो भी, वहाँ पे उसको भी पड़ा, वो गिरी है। और उसके बाद आंखें उसकी खुली हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, पानी ज़ारों बता। और फ़ोन पे फिर उसको जो है वो दम करवाया। और उसके बाद वो थोड़ी सी स्टेबल होती है, स्टेबल इस तरह से कि उसको बोल दें कि भाई इधर बैठ जा, इधर इधर बैठ जा बस। वो आपसे बात नहीं कर रही है, बड़ी जॉली उसकी तबीयत थी। दरवाजे पे रिसीव करने जाना है, सी ऑफ करने जाना है, और बात सबसे कन्वर्सेशन करनी। माशाल्लाह बड़ी ही एक हंसमुख बच्ची थी। अब हमें नहीं समझ आ रहा उसके साथ ये क्या मामला चल रहे हैं। वो जो गड़ी शो वाले थे जिन्होंने कहा था कि भाई उसकी मिल जाएगी या उसकी खबर आ जाएगी, उसके पास लेके गए तो उन्होंने एक तावीज़ बांध दी है और कहा है कि मैंने हाजिर करने की कोशिश किया उस चीज़ को। वो जो औरत है, उन्होंने औरत का वर्ड यूज़ किया, उस औरत को हाजिर करने की कोशिश किया लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। ये तावीज़ के साथ बांध दिया, अगर कोई मसला हो तो दम करवा लें। अब ये हमारा करंट जो है ना वो स्टेटस है कि तावीज़ बांध दी है, कोई मसला हो तो दम करवा लीजिएगा। 2 सेट हमारे गायब हैं। बच्ची के साथ क्या हो रहा है, कल को क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता मिनाज भाई।